गांव में सोहन का एक आलू कचौड़ी का ठेला था, लेकिन गांव में उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी, जिस कारण उसने शहर में जाकर आलू कचौड़ी का ठेला लगाने का फैसला किया। अब हमें शहर जाकर अपना काम शुरू करना होगा रमा। गांव में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही। दोनों बच्चे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। जैसा आपको ठीक लगे। सोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर चला आया। शहर पहुंचते ही उसकी पत्नी रमा उससे बोली, आपको क्या लगता है जी, हम शहर में अपना आलू कचौड़ी का ठेला चला पाएंगे? यहाँ तो जहाँ नजर दौड़ाओ खाने का कुछ न कुछ ठेला लगा ही हुआ है। यहाँ तो खाने की कोई कमी है नहीं। ऐसे में कोई हम गरीबों के हाथों की आलू कचौड़ी क्यों ही खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही हार मान ली रमा। अब वो शहर में अपने लिए किराए पर कमरा ढूंढते हैं। उन्हें एक कम दाम में कमरा मिल जाता है। अब वो उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों में ही सोहन अपने घर के पास में ही आलू कचौड़ी का ठेला लगा लेता है। उसके आसपास काफी सारे फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिस कारण उसके ठेले पर बहुत कम लोग ही आ पाते। वो जितना सामान बनाता उसका आधा सामान बिकता। सोहन परेशान होकर रमा से बोलता है, रमा, यहाँ तो सभी फास्ट फूड के दीवाने हैं। हमारी आलू कचौड़ी तो बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। लेकिन ऐसे तो गुजारा कैसे चलेगा जी? कमरे का किराया भी देना है, बच्चे भी साथ में हैं, उन्हें भूखा भी नहीं रख सकते। हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ हमारा आलू कचौड़ी का काम अच्छा चले। लोग ज्यादातर आलू कचौड़ी खाना पसंद करते हो। हाँ, लेकिन ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तभी उनकी मकान मालकिन वहाँ आती है। ऐसी जगह तो नाथपुरा ही है। वहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप दोनों आसपास ही है। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारा काम वहाँ जरूर चलेगा। और मेरे पति की उस स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है, तो वो तुम्हारा ठेला लगवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन जी। अनीता अपने पति से बात करती है। वो अगले दिन स्टेशन मास्टर से कहकर वहाँ पर सोहन का ठेला लगवा देता है। आलू कचौड़ी की महक बस स्टॉप और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपनी ओर खींचने लगती है। अब सोहन के ठेले पर यात्रियों की भीड़ रहने लगती है। एक बार एक कुली सोहन के पास आता है और उसके हाथ की आलू कचौड़ी खाकर खुश हो जाता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट आलू कचौड़ी बनाते हो तुमने, और दाम भी बहुत कम है। सच कहूँ, पहले यहाँ खाना खाने के लिए ना हमें दुकान पे जाना पड़ता था, जहाँ खाना काफी महंगा मिलता था और हमारी दिन भर की कमाई खाने में ही चली जाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास ये कम दाम में आलू पूड़ी खाकर तो पेट भरता ही है, साथ ही 2 पैसे भी बच जाते हैं भाई। धन्यवाद भाई, अब तुम पेट भरकर खाना खाओ। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब तो जो रोज की सवारी वहाँ से आती जाती, वो तो सोहन के ठेले पर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाते। वो तो अब उसके पक्के ग्राहक हो गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज एक सेठ जिसके हाथ में काफी बैग थे, वो सोहन के ठेले के पास से गुजर रहा था कि तभी उसके बैग की टक्कर से सोहन के ठेले पर रखा सामान नीचे गिर जाता है और उसका काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन सेठ उल्टा सोहन पर ही चिल्लाने लगता है, तुम गरीबों को भी ना बीच में ही आकर खड़ा होना होता है। मेरा सारा सामान तो गिरा ही दिया, साथ ही मेरे महंगे कपड़े भी गंदे कर दिए। लेकिन साहब, इसमें मेरी क्या गलती? आपकी वजह से उल्टा मेरा कितना नुकसान हुआ है। आप ऐसा कीजिए, मेरा नुकसान भर दीजिए। ये सुनकर सेठ उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। साथ ही स्टेशन मास्टर से उसने शिकायत भी कर देता है। सेठ जैसा बड़ा आदमी होने की वजह से स्टेशन मास्टर सोहन को ठेला लगाने से मना कर देता है। ये सब बातें जब रमा को पता चलती है तो वो बोलती है, ना जाने कैसे आदमी है इस शहर में, अब क्या होगा जी। अब सोहन घर पर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन का ठेला न लगने की वजह से अब उसके रोजमर्रा के ग्राहक भी काफी परेशान हो चुके थे। अब तो लोग इतना ट्रेन और बस के बारे में नहीं पूछते थे जितना वो सब सोहन के बारे में पूछते थे। अरे सोहन भाई की आलू कचौड़ी में जो बात थी वो और किसी भी खाने में नहीं। सच में उनकी आलू कचौड़ी की बहुत याद आती है। उनकी बात पीछे खड़ा बिरजू नाम का वही कुली सुन रहा था जो अक्सर सोहन के ठेले पर आता था। वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाता है। ये आपने बहुत गलत किया मास्टर जी। मेरी मानिए तो आप सोहन को वापस बुला लीजिए। वैसे भी उस गरीब की क्या गलती, मैंने खुद उन सेठ को अपने सामान से सोहन के ठेले पर टकराते हुए देखा था। उसकी बात मानकर अब वो सोहन को वापस बुला लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू भाई। अब अगले दिन से सोहन फिर से ठेला लगाने लगता है। उसके पास फिर से ग्राहक आने लगते हैं। सोहन को देखकर सब ग्राहक बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक रोज जब वो सेठ वहाँ से गुजर रहा था तो उसके हाथ में एक बैग था जिसमें काफी सारे रुपए थे। पीछे से 2 गुंडे आए और सेठ से वो बैग छीनकर भागने लगे। पकड़ो 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 पकड़ो। ये देखकर सोहन ने वहीं रखा अपना बर्तन उठाया और उन दोनों की पिटाई करने लगा और उनसे बैग छीनने लगा। तभी उनमें से एक गुंडे ने सोहन पर चाकू से वार कर दिया। ये देख उसके ग्राहक गुस्सा हो गए और उन सब ने मिलकर उन गुंडों की धुनाई कर दी। सेठ सोहन को जल्दी से अस्पताल लेकर गया, जहाँ उसकी जान बच गई। अब मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उस रोज तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी।
कोई बात नहीं साहब, पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, और इंसानियत की खातिर आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। आपकी जगह कोई और होता तो तब भी मैं ऐसा ही करता। सोहन, सच में तुम भले इंसान हो, और ऐसे इंसान की मदद मैं भी करना चाहूंगा। अब सेठ सोहन के लिए एक बड़ी सी दुकान खुलवा देता है, जिससे उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। अब सोहन खूब पैसे कमाने लगता है और साल भर के अंदर ही वो खुद का घर ले लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। बहुत पुराने समय की बात है। ढोलकपुर गांव में गजोधर का एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। वो हर वक्त बीमार ही रहता था। उसकी आखिरी तमन्ना थी अपने बेटे की शादी करा दे वो। मनोज बेटा, पता नहीं ऊपर वाले का बुलावा कब आ जाए, उससे पहले मैं अपनी बहू का चेहरा देख लेना चाहता हूँ। ऐसा मत बोलिए आप, सब ठीक हो जाएगा। भला हम जैसे गरीब परिवार को अपनी लड़की कौन देगा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, क्या गरीबों की शादी नहीं होती? मेरे पिताजी ठीक भी हो जाएंगे और जल्दी मैं शादी भी कर लूंगा। गांव के एक पंडित जी हैं, वो तो हमारे बारे में सब जानते ही हैं। उनके पास कोई ना कोई ऐसा परिवार जरूर होगा जो हमारे घर में अपनी बेटी दे सके। मैं शाम को चाय की टपरी पर जाऊंगा, वहां पर पंडित जी हर शाम को आते हैं, वहीं उनसे बात करके देखता हूँ। ठीक है बेटा। मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। मनोज मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था और अपने माँ बाप को पालता था। शाम के वक्त मनोज गांव में एक चाय की टपरी पर पहुंच गया। वहां पर गांव के कुछ और लौंडे पहले से ही बैठे थे। और मनोज भाई, क्या हाल चाल? बहुत टेंशन में लग रहे हो। अरे चाचा, अपने मनोज भाई को जरा एक मस्त कटिंग चाय पिलाओ। हाँ, बस 2 मिनट रुको, मैं चाय बनाता हूँ, पंडित जी भी आने वाले हैं। चाचा तो रुक जाओ, जब पंडित जी आ जाएं तब हम सब एक साथ ही चाय पियेंगे। क्या बात है मनोज भाई, आज पंडित जी की याद कैसे आ गई? कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं है? हाँ? अरे पंडित जी का तो काम ही यही है, वो कहीं ना कहीं से खोद के आपके लिए रिश्ता ले ही आएंगे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पंडित जी आ गए। और किसका रिश्ता ले आएंगे राजू? चाचा जल्दी से अब हमारी चाय बना दो। अरे पंडित जी, बात दरअसल ये है कि मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं। मेरे परिवार के बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे कि मरने से पहले अपनी बहू का चेहरा देखना चाहता हूँ। तो अगर आप कुछ... बस अब और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे मैं तो तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ शादी के लिए, लेकिन तू हर बार मना कर देता था। मेरे पास है एक रिश्ता, वो भी गरीब परिवार के ही है। अगर तू कहे तो बात करूं। हाँ पंडित जी, आपको जो करना है कीजिए, मेरी तरफ से कोई भी रिश्ता पक्का ही है। आप मेरे लिए कोई बुरी लड़की तो लाएंगे नहीं, बस लड़की को मेरा परिवार पसंद होना चाहिए और मुझे कोई डिमांड नहीं है। अगले दिन ही पंडित जी ने दोनों परिवारों को मिला दिया। लड़की का नाम पूनम था। पूनम का परिवार भी बहुत गरीब था। मनोज को दहेज की डिमांड नहीं थी, इसलिए उन लोगों को मनोज का रिश्ता मंजूर हो गया और दोनों की शादी हो गई। आज पूनम की पहली रसोई थी। ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने हल्का खाना बनाया। मुझे कढ़ी चावल बनाना बहुत अच्छा आता है। आप लोग खाकर बताइए कैसा बना है। सभी ने पूनम के हाथ के बने कढ़ी चावल खाए और सभी को बहुत पसंद आए। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन पूनम के ससुर की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। सारे पैसे जो बचे थे सब उनके इलाज में चले गए। पूनम, कभी कभी मुझे कष्ट होता है कि मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मेरे पास कोई काम भी नहीं बचा और इस बार की फसल भी नष्ट हो गई। जो पैसे बचे थे वो पिताजी के इलाज में चले गए। अब खाने को भी कुछ नहीं बचा। क्या बनाओगी तुम? आप खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। मैं भी एक गरीब परिवार की हूँ। मैंने भी बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। अभी हमारे किचन में चावल और अरहर की दाल बची हुई है। मैं दाल को पीसकर उसका बेसन बना देती हूँ। फिर कढ़ी चावल तो आप लोग को पसंद ही है। क्यों, मैंने सही कहा ना? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैंने बहू का चेहरा देख लिया। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी ख्वाहिश तो पूरी होगी, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं ये घर अच्छा खासा बनवा सकूं और आपको इस गरीबी से बाहर निकाल सकूं। उससे पहले आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। माँ, पिताजी को समझाइए ना। मनोज बिल्कुल सही कह रहा है। मनोज के पापा, आपने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली।
और आप इस दुनिया से जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने बेटे की बात नहीं मानेंगे क्या? आप थोड़ा धीरज रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी से काढ़ा बना कर लाती हूँ, उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। पूनम भी किचन में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसकी सास भी किचन में आई और अपने पति के लिए काढ़ा बनाने लगी। वो रोते हुए काढ़ा बना रही थी। सासू माँ, आप रोइए मत, क्योंकि हम रोते हुए अगर खाना बनाएंगे तो सामने वाले के अंदर वैसा ही असर भी होगा। आप खुशी खुशी काढ़ा बनाइए और ससुर जी को जाकर पिलाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तब तक मैं जल्दी से कढ़ी चावल बना देती हूँ। बेसन बनकर तैयार हो चुका है, कुछ खाएंगे तो पिताजी ठीक हो जाएंगे, उन्हें थोड़ी ताकत मिल जाएगी। ठीक है बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। पूनम ने कढ़ी चावल बनाए और सबसे पहले उसने भगवान को अर्पण किया। हे ऊपर वाले, मैं बचपन से तेरी पूजा करती आ रही हूँ, लेकिन मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना ही अपने लिए और ना ही अपने मायके वालों के लिए। लेकिन मैं पहली बार अपने ससुराल वालों के लिए कुछ मांग रही हूँ। हमारी गरीबी खत्म कर दीजिए और सबसे पहले तो पिताजी को पूरी तरह से सही कर दीजिए, ताकि मनोज जी अपना सपना पूरा कर पाए। जैसे ही पूनम ने कढ़ी और चावल भगवान को अर्पण किया, वैसे ही कढ़ी से आवाज आने लगी। मैं तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे प्रेम से बहुत खुश हूँ। अब ये कढ़ी चावल कोई साधारण कढ़ी चावल नहीं रहे, बल्कि भगवान के आशीर्वाद से जादुई कढ़ी चावल बन चुके हैं। जितने भी लोग ये कढ़ी चावल खाएंगे, वो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। और उसके बाद अंत में थोड़ा सा कढ़ी बचा लेना और पूरे घर में छिड़क देना। उसके बाद कढ़ी की हर एक बूंद सोने में बदल जाएगी, जिससे तुम सबकी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मेहनत करना कभी बंद मत करना। ऐसा अपने पति को भी बता देना। क्या ये सब कुछ सच है? क्या सच में परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया है? अब उस कढ़ी चावल से आवाज आनी बंद हो गई। पूनम भगवान को पुकारती रही, लेकिन अब भगवान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर पायल ने तुरंत ही मनोज को बुलाया और उसे सारी बात बताई। पूनम, हो सकता है भगवान तुम्हारी भक्ति से खुश हो गए हो और तुम्हें आशीर्वाद के रूप में ये जादुई कढ़ी चावल दिए हो। सबसे पहले पिताजी को एक कढ़ी चावल खिलाते हैं, हो सकता है ऊपर वाले का आशीर्वाद सच साबित हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। मनोज ने अपने हाथों से अपने पिता को वो जादुई कढ़ी चावल खिलाए। गजोधर ने जैसे ही वो जादुई कढ़ी चावल खाए, वैसे ही उसके शरीर में एक ऊर्जा दौड़ गई। वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। यहाँ तक कि गजोधर अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर टहलने भी लगा। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। मनोज बेटा, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है भगवान ने सच में हमारे लिए साधारण कढ़ी चावल को जादुई कढ़ी चावल बना दिया है। अब मैं जल्दी से ये सारी कढ़ी घर में इधर उधर छिड़क देती हूँ। हाँ, जल्दी करो पूनम। पूनम ने सारा कढ़ी चावल घर में चारों तरफ छिड़क दिया, जिससे जहां जहां पर कढ़ी की बूंद गिरी, वहां पर सोना बनता चला गया। सब लोग बहुत हैरान हुए और खुश भी। अरे बहू, ये चमत्कार कैसे हुआ? मनोज ने सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया। उसके बाद मनोज ने सारा सोना इकट्ठा किया, उसे बेचकर अपना एक घर बनवाया। सोने का कुछ हिस्सा बचाकर उसने भगवान की सोने की ही मूर्ति बना दी। पूनम, आज मुझे पता चल गया कि अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ऊपर वाले की प्रार्थना करो तो वो जरूर सुन लेता है और कोई ना कोई चमत्कार जरूर करता है। ये सारा कमाल तुम्हारी जादुई कढ़ी और चावल का है। आज हमारी गरीबी खत्म हो गई और ससुर जी भी पूरी तरह से ठीक हो गए। अब इस गांव में या आसपास जितने भी गरीब और परेशान लोग होंगे, उन सबकी हम मदद किया करेंगे, तभी ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। बहू, हम धन्य हो गए तुझे पाकर। उन लोगों ने बड़ा सा घर बना लिया और इस तरह अब वो लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे।